हॉररलैंड में आपका स्वागत है और मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूं क्योंकि हमने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं और मैं ये भी जानता हूं कि जल्द ही हम 10,000 सब्सक्राइबर भी पूरे कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो की तरफ चलते हैं जो कि जापानीज़ हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह मूवी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन साथ ही में ये वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ में से एक है। इसे डायरेक्ट किया गया है तकाशी शिमिज़ु द्वारा और इसकी IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। ये मूवी थोड़ी अंधविश्वासी ज़रूर है, लेकिन इसकी स्टोरी लाइन और डायरेक्शन एक मास्टरपीस से कम नहीं है। तो चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स देखते हैं कि 3 लड़कियां एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। तीनों मस्ती मस्ती में अपने पुनर्जन्म की बातें कर रही होती है। कोई बोलती है कि वो पिछले जन्म में सैमुराई थी, तो कोई बोलते हैं कि वो एक पेंगुइन थी और साथ ही साथ मोबाइल में अपना हॉरोस्कोप भी चेक कर रही थी। उनमें से एक लड़की जब अपने मोबाइल में अपना हॉरोस्कोप चेक करती है तो फ़ोन अपने आप बंद हो जाता है और स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में उसे एक आदमी दिखाई देता है, जिससे कि वो डर जाती है और पीछे पलटने पर वहाँ पर कोई नहीं होता। दूसरे सीन में एक सूट पहने आदमी को दिखाया जाता है जो एक पार्क में दवाई पी रहा था। जब वो दवाई की खाली बोतल डस्टबिन में डालता है तो उसके पास से भी कोई आदमी निकलता है और गायब हो जाता है। अब ये सूट वाला आदमी लिफ्ट से अपने ऑफिस जा रहा होता है जो कि 5th फ्लोर पर था। लिफ्ट में और भी लोग चढ़ते हैं लेकिन सभी 3rd फ्लोर पर ही उतर जाते हैं। जब वो सूट वाला आदमी अकेला लिफ्ट में था तभी वो लिफ्ट में पीछे की ओर किसी से टकराता है और जब वो आदमी बाहर आता है तो जिससे अपने होश खो बैठता है। सीन चेंज होता है और एक बाथरूम में सफाई कर्मचारी होता है। जब वो आदमी आईने के सामने पानी से अपना चेहरा धोता है तो उससे अपने चेहरे में किसी और शख्स की झलक नजर आती है। वो वर्कर गार्बेज से भरी व्हीकल को दूसरे शहर हाईवे के रास्ते से ले जा रहा था कि सामने से सड़क पर एक आदमी उसकी गाड़ी के नीचे आ जाता है। जब वो वर्कर गाड़ी के नीचे चेक करता है तो उससे आने वाले आदमी को देखकर चौंक जाता है। सड़क के किनारे कई सारे चेहरे उसी वर्कर को देखते हैं, जिससे डरकर वो वर्कर वहां से भागने की तैयारी करता है। वो जल्दी से अपने ट्रक में बैठकर ट्रक स्टार्ट करता है, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं होता है और ट्रक के केबिन में कई सारी आत्माएं उसे भी मार डालती है। मूवी का सीन कट होता है और मात्सुमुरा नाम का एक मूवी डायरेक्टर किसी रियल लाइफ इंसिडेंट पर मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहा था। तभी एक ऑरेंज कलर की वॉल जंपिंग करते हुए उसके कमरे में आती है और कॉरिडोर से होते हुए रूम नंबर 227 के दरवाजे पर लगती है, जिसके अंदर का नज़ारा बहुत ही भयानक था। अंदर रूम के कबर्ड में एक पुरानी गुड़िया पड़ी होती है जो अपने आप टूट जाती है और उसमें से आवाज़ आती है, टुगेदर फॉरएवर। मूवी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जहां हम एक फिल्म के ऑडिशन हॉल में पहुंचते हैं, वहां डायरेक्टर मात्सुमुरा अपनी फिल्म के लिए ऑडिशन ले रहा होता है। एक युका नाम की लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि वो ये फिल्म इसलिए करना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और उसकी पिछले जन्म में हत्या हुई थी। इसी कारण वो हॉरर फिल्म को अपनी लाइफ से अच्छे से कनेक्ट कर पाएगी। उस लड़की की बातें ऑडिशन हॉल में बैठे सभी लोगों को अजीब लगती है और डायरेक्टर मात्सुमुरा की नज़र ऑडिशन हॉल में बैठी एक दूसरी लड़की पर पड़ती है जिसका नाम नगीसा सगीरा था। ये वही लड़की थी जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई थी। नगीसा एक मॉडल थी और पहले भी कई सारी हॉरर मूवीज़ कर चुकी थी। ऑडिशन खत्म हो चुके थे। नगीसा अपने मैनेजर के साथ मेट्रो से अपने घर जा रही थी। तभी नगीसा को मेट्रो में वही डॉल लिए एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। वो उसी को देख रही थी। वो छोटी लड़की अपनी जगह से गायब होकर नगीसा के बिल्कुल पास आ जाती है और जब मेट्रो का अगला स्टेशन आता है तो वो मेट्रो के गेट से नीचे गिर जाती है, जहां वो मेट्रो प्लेटफॉर्म के बीच से नगीसा को ही देख रही थी। नगीसा का मैनेजर नगीसा को होश में लाता है क्योंकि वो उसकी बात अनसुनी करके बाहर देख रही थी। इधर मात्सुमुरा मूवी के लिए रिसर्च कर रहा था। वो एक बूढ़ी औरत से एक बॉक्स मंगवाता है। अब इस बॉक्स में क्या था ये तो वीडियो के आगे ही पता चलेगा। वो औरत वहां से जा चुकी थी। मात्सुमुरा अकेले अपने कमरे में काम कर रहा था कि पीछे वही बच्ची बैठी है जो उसके पीछे से गुजरकर नगीसा के रूम में आ जाती है जहां नगीसा सो रही थी। उसे अपने कमरे में उस बच्ची का एहसास होता है जिसके कारण वो जाग जाती है, लेकिन तब तक वो बच्ची वहां से गायब हो जाती है। नगीसा डर डर कर रूम को चेक करती है लेकिन वहाँ कोई नहीं था और नगीसा का फ़ोन रिंग कर जाता है जिससे नगीसा चौंक जाती है। दरअसल ये कॉल फिल्म के प्रोडक्शन हाउस से था। नगीसा को मूवी के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था और अगले ही दिन फिल्म से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स
और स्क्रिप्ट उसे भेज दी जाती है। नगीसा का मैनेजर नगीसा को बताता है कि इस फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। वो उसे बताता है कि यह घटना ईयर 1970 की थी। एक यूनिवर्सिटी के पागल प्रोफेसर ने ओनो कान को होटल में अपनी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया था और उस प्रोफेसर ने होटल के स्टाफ के साथ साथ और भी दूसरे होटल गेस्ट को मिलाकर 11 लोगों की हत्या की। फिर उसने अपने आप को मार डाला। रात में नगीसा का मैनेजर नगीसा को उसके अपार्टमेंट के बाहर छोड़कर चला जाता है। नगीसा काफ़ी ड्रंक हालत में थी। वो सोफे पर बैठकर फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रही थी कि अचानक उसके पीछे से वो बच्ची निकलती है। नगीसा पीछे पलटकर देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसके अपार्टमेंट की डोरबेल बजती है, जिसके चलते नगीसा डोर होल से बाहर देखती है जहाँ उसे कई सारे मरे हुए लोग दिखते हैं और उसका हैंगओवर एक ही झटके में उतर जाता है। नेक्स्ट डे फिल्म के सभी सिलेक्टेड एक्टर्स और प्रोडक्शन क्रू इकट्ठा होते हैं, जहाँ डायरेक्टर मात्सुमुरा सभी को फिल्म के बारे में बताता है और ये कहता है कि यह मूवी विक्टिम को फोकस करेगी। वो जीवन की चाह, मौत के डर और बिन बुलाई मौत को अपनी इस फिल्म में पोर्ट्रेट करना चाहता है। मात्सुमुरा सभी एक्टर्स को उनके कैरेक्टर्स दे देता है जिनका रोल उन्हें इस फिल्म में करना था, जैसे कि होटल स्टाफ, रिसेप्शनिस्ट, होटल के अदर गेस्ट जिनका मर्डर हो चुका था। और अंत में नगीसा को उस किलर प्रोफेसर की 6 साल की बेटी का रोल मिलता है, जो वही बच्ची थी जिसे नगीसा कई बार देख चुकी थी। नगीसा चौंक जाती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। ये वही लड़की कैसे हो सकती है जो बार बार नगीसा को दिखाई दे रही थी। मात्सुमुरा कहता है कि उसने उस लड़की की उम्र इस फिल्म में बदल दी है क्योंकि एक 6 साल की बच्ची ये रोल इतना अच्छा नहीं कर पाएगी। प्रोडक्शन क्रू होटल का एक मॉडल सभी को दिखाते हैं जिसका हर एक कोना हूबहू उस होटल जैसा बनाया गया था, क्योंकि डायरेक्टर मात्सुमुरा फिल्म को बिल्कुल असली घटना के जैसे बनाना चाहता था। नगीसा होटल के मॉडल में इतना खो जाती है कि खुद को उस होटल में पाती है जहां उसे एक लड़की भी होटल में आती दिखती है। किनोशिता नाम की ये लड़की असल जिंदगी में उसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स होती है जहां वो किलर प्रोफेसर पढ़ाता था। किनोशिता अपनी क्लास में लेक्चर अटेंड कर रही थी जहां कोई प्रोफेसर रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म के बारे में पढ़ा रहे थे। वे बताते हैं कि इसे साइंस की लैंग्वेज में क्रिप्टोमनेशिया फेनोमेनल कहते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति को पिछले जन्म की कुछ मेमोरी इस जन्म में भी होती है। लेक्चर खत्म होने के बाद किनोशिता अपने फ्रेंड को बताती है कि उसे भी पिछले जन्म की कुछ बातें याद है और एक ही सपना उसे बार बार आता है। वो उस सपने की एक एक डिटेल्स बताती है, जिससे पता चलता है कि वो भी पिछले जन्म में उस होटल की विक्टिम थी। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी और एक सीन शूट हो रहा था, जिसमें सीन कुछ इस प्रकार था कि नगीसा उस होटल में थी और कोई उसका पीछा कर रहा है। मात्सुमुरा उसे डायरेक्शन देता जा रहा था, लेकिन जैसे ही नगीसा पीछे पलटती है तो प्रोफेसर की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो जोर जोर से चिल्लाती है। सभी को ये लग रहा था कि नगीसा एक्टिंग कर रही है, लेकिन वो सीन कट होने पर नगीसा बेहोश हो जाती है। शूटिंग के बाद एक रेस्टोरेंट में नगीसा का मैनेजर उसे बताता है कि डायरेक्टर मात्सुमुरा सभी को ओनो कान को होटल ले जाना चाहता है ताकि वो वहाँ जाकर सारे सीन सेम उसी जगह रिक्रिएट करे, जिससे कि वो फिल्म बिल्कुल रियल लगे। नगीसा मना करती है, लेकिन अपने कॉन्ट्रैक्ट के चलते उसे वहां जाना पड़ता है। अब सभी एक्टर्स और क्रू होटल ओनो कान को पहुंच चुके थे, जहां मात्सुमुरा एक्टर्स को उनके रोल्स के अनुसार जहां उनकी रियल लाइफ में मौतें हुई थी उस पोजीशन में लेटने को कहता है और कैमरामैन उनके फोटोज लेता है। जब कैमरे का फ्लैश उन एक्टर्स पर पड़ता है तो नगीसा को एक्टर्स की जगह असली विक्टिम की लाशें दिखती हैं और नगीसा फिर बेहोश हो जाती है। वो अपने आप को संभालते हुए वॉशरूम में जाती है, लेकिन बाहर आने पर वो पुराना खंडर होटल उसे बिल्कुल नया और पहले जैसा दिखता है। नगीसा को खून के निशान दिखाई देते हैं, जिसका पीछा करने पर उसे एक जख्मी बच्चा दिखता है। ये उसी प्रोफेसर का बेटा था जिसकी उसने हत्या की थी। उस बच्चे की जेब से वही ऑरेंज बॉल गिरती है और जंप करते हुए मात्सुमुरा से लगती है। डायरेक्टर मात्सुमुरा बॉल को उठाकर उसी डायरेक्शन में जाता है जहां से बॉल आई थी। इधर नगीसा काफ़ी समय से वॉशरूम से वापस नहीं आई थी, जिससे कि पूरा क्रू उसे ढूंढने निकल जाता है। इधर नगीसा उस बच्चे के पीछे जा रही थी कि वो प्रोफेसर भी वहां आ जाता है और उस बच्चे को पहले की ही तरह मार डालता है। प्रोफेसर अपने पुराने कैमकॉर्डर से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उसकी नज़र नगीसा पर पड़ती है और वो किलर प्रोफेसर नगीसा के पीछे चल पड़ता है। नगीसा भागकर रूम नंबर 227 में चली जाती है और उस पागल प्रोफेसर से बचने के लिए कमरे के कबर्ड में घुस जाती है। उसे अंदर से कदमों की आवाज़ आती है और एक ही झटके में कबर्ड का दरवाज़ा खुलता है, जो कि मात्सुमुरा ने खोला था।
नगीसा घबराई और डरी हुई थी। बाहर आने पर वो देखती है कि पूरा रूम खंडर था। मात्सुमुरा उसे बताता है कि प्रोफेसर ने अपनी बच्ची को इसी रूम में और इसी कबर्ड में मारा था। सीन कट होता है। किनोशिता अपने उस फ्रेंड के साथ कॉलेज के बाहर किसी का इंतजार कर रही थी। किनोशिता का फ्रेंड उसे किसी लड़की से मिलवाने वाला था और ये वही लड़की युका थी जो कि ऑडिशन पास नहीं कर पाई थी। वो किनोशिता से मिलती है और कहती है कि उसे लगता है कि वो शायद पहले भी उससे मिल चुकी है, लेकिन वो किनोशिता से पहली बार मिल रही थी। इस पर युका कहती है कि शायद वो पिछले जन्म में मिले होंगे। किनोशिता भी युका को अपने सपनों के बारे में बताती है, जिस पर युका कहती है कि उसे इसकी रिसर्च करना चाहिए और वो उसे शहर की लाइब्रेरी में ले जाती है। युका किनोशिता को अपनी गर्दन पर बना बर्थ मार्क दिखाती है और कहती है कि पिछले जन्म में गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। तभी अचानक युका को किसी का कॉल आता है और वो कॉल पर बात करती करती लाइब्रेरी के कोने में चली जाती है। किनोशिता पुराने अखबार में उस होटल की तस्वीर देखती है जो उसे बार बार अपने सपनों में आती थी। वो ये भी देखती है कि प्रोफेसर की वाइफ अयुमी ओमोरी इकलौती ऐसी शख्स है जो उस होटल के कत्लेआम से बचकर आई थी। इधर युका लाइब्रेरी के कोने में थी जहां उसके अलावा और कोई नहीं था। ऊपर लाइब्रेरी के रैक से वो डॉल उसे देख रही थी। कुछ किताबें रैक से गिरती है, इसे युका वापस रखती है, जहां वो रैक के पीछे कई सारी लाशों को देखती है जिनसे डरकर वो पीछे की तरफ होती है और कई सारे हाथ युका को मार डालते हैं और उसकी बॉडी को हवा में ऊपर ले जाते हैं। किनोशिता युका को ढूंढती है लेकिन युका उसे कहीं नहीं मिलती। नगीसा को सपना आता है कि वो उस बच्ची की तरह हाथ में डॉल लिए होटल के बाहर घूम रही थी। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि कमरे का कबोर्ड अपने आप खुल जाता है और अंदर से वही डॉल और वो बच्ची दिखती है, जिससे कि नगीसा पूरी तरह डर जाती है और नगीसा को अपने बेड से वही वीडियो कैमरा मिलता है जो उस प्रोफेसर के पास था। अगले दिन मात्सुमुरा नगीसा को वही डॉल दिखाता है जो उसे उस बच्ची की माँ ने दी थी और वो नगीसा से कहता है कि वो इस डॉल को इस मूवी में इस्तेमाल करने वाला है। डॉल को देखकर नगीसा को एहसास हो जाता है कि अब कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। किनोशिता होटल सर्वाइवर यानी कि बच्ची की माँ वो प्रोफेसर की वाइफ से मिलती है, जहां वो उसे एक ड्राइंग बताती है जो वो बचपन से बनाया करती थी और ये ड्राइंग बिल्कुल उसी ड्राइंग से मिलती थी जैसी प्रोफेसर की बेटी बनाती थी। यानी कि किनोशिता का भी उस बच्ची से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। प्रोफेसर की वाइफ अयुमी किनोशिता को प्रोफेसर के रिसर्च से रिलेटेड नोट्स बताती है और कहती है कि प्रोफेसर सोल ट्रांसफर और इनकारनेशन पर रिसर्च कर रहा था और इसके एक्सपेरिमेंट के चलते उसने अपने ही बच्चों को चुना। वो उन्हें एक होटल में ले गया था। अयुमा को प्रोफेसर के पास से होटल की बुकिंग से जुड़े कागज मिले थे, जिसके जरिए वो होटल तक पहुंचती है, जहां वो देखती है कि प्रोफेसर ओमोरी उसके अपने ही बच्चों को मारने वाला था। अयुमा प्रोफेसर को रोकने की कोशिश करती है तो प्रोफेसर उस पर ही हमला कर देता है, जिससे कि वो घायल हो जाती है। इधर नगीसा अपने मैनेजर को उस पुराने वीडियो कैमरा की रील डेवलप कराने देती है। मात्सुमुरा की फिल्म ऑलमोस्ट पूरी हो गई थी, बस क्लाइमेक्स सीन शूट करना बाकी था और उसकी रिहर्सल भी पूरी हो चुकी थी। किनोशिता अपने सपनों का राज जानने के लिए उसी होटल यानी कि ओनो कानको में आ जाती है और नगीसा का मैनेजर उस वीडियो कैमरा की रील डेवलप करा चुका था और उसे एक प्रोजेक्टर में लगाकर देखता है। दोस्तों, अब यहाँ पर 3 टाइमलाइन एक साथ में चलती है। एक फिल्म के सेट पर जिसमें नगीसा होती है, दूसरी होटल में किनोशिता के साथ और तीसरी 35 साल पहले की घटना जो वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड हुई थी, जिसे नगीसा का मैनेजर देख रहा था। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये तीनों टाइमलाइन एंड में एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाती है। उस वीडियो में वो सब था जो उस दिन घटित हुआ था, जैसे कि होटल स्टाफ की हत्या कैसे हुई थी और बाकी के गेस्ट को भी प्रोफेसर ने कैसे मारा था। किनोशिता होटल में एंटर कर चुकी थी। उसे जमीन पर वो डॉल दिखती है जिसे कि वो उठा लेती है। तभी उसे पीछे से उन सब लोगों की आत्मा दिखती है जो कि मारे जा चुके हैं, जैसे कि युका जो लाइब्रेरी में मारी गई थी, वो सफाई कर्मचारी जो ट्रक में मारा गया था और वो ऑफिस वर्कर जिसे कि लिफ्ट में मार दिया गया था। कैमरा की फुटेज में दिखता है कि प्रोफेसर से डर के मारे होटल की एक स्टाफ वर्कर आत्महत्या कर लेती है क्योंकि उसने प्रोफेसर के हाथ में मरने से बेहतर खुद मरना ज्यादा ठीक समझा और युका होटल में फांसी लगा लेती है। धीरे धीरे सभी बॉडीज वही सीन दोहरा रहे थे जो कि 35 साल पहले घटित हुआ था और अचानक किनोशिता को कोई बुरी आत्मा जकड़ लेती है।
इधर मात्सुमुरा की फिल्म का क्लाइमेक्स सीन स्टार्ट होता है, कैमरा रोल होता है और मात्सुमुरा एक्शन बोलता है। तभी सेट के सारे क्रू मेंबर गायब हो जाते हैं, बस मात्सुमुरा और नगीसा ही वहां होते हैं। मात्सुमुरा अचानक लंगड़ाकर चलने लगता है और उसे कोई अदृश्य ताकत ठीक उसी तरह कॉलर से पकड़कर खींचती है जिस तरह प्रोफेसर अपने बेटे को खींचकर ले गया था। कैमरे की फुटेज में भी वही सीन दिखाया जा रहा था जिसमें प्रोफेसर अपने बेटे को मारता है और बिल्कुल उसी तरह मात्सुमुरा भी मारा जाता है। वहां अब सिर्फ नगीसा बची हुई थी। इसका मतलब यह था कि अब नगीसा की बारी है। नगीसा खुद को उस होटल में पाती है जहां वो उस प्रोफेसर की स्पिरिट से जान बचाकर भाग रही थी। उसे होटल में सभी जगह लाशें दिखाई दे रही थी और वो प्रोफेसर से भागते भागते रूम नंबर 227 में आ जाती है और अंदर कबर्ड में छुपने के लिए कबर्ड खोलती है। लेकिन वहां पहले से ही किनोशिता उस डॉल के साथ ठीक उसी तरह बैठी थी जिस तरह 35 साल पहले प्रोफेसर की बेटी। किनोशिता नगीसा से छुपकर वहां बैठी थी क्योंकि किनोशिता प्रोफेसर की बेटी का पुनर्जन्म था और नगीसा प्रोफेसर का। नगीसा भी किनोशिता को ठीक उसी तरह मारती है जिस तरह की प्रोफेसर ने अपनी बेटी को मारा था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 35 साल पहले जो प्रोफेसर ने सबको मार डाला था तो प्रोफेसर का क्या हुआ और नगीसा फिल्म के सेट से होटल कैसे पहुंची। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में दिखाया जाता है कि सबको मारने के बाद प्रोफेसर अपने घर में आकर छुप जाता है, लेकिन उसकी बेटी की आत्मा उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती है। प्रोफेसर चाकू उठाता है और उसे चाकू में नगीसा का रिफ्लेक्शन दिखता है, मतलब कि उसका होने वाला जन्म, और वो चाकू को अपने सिर में घुसाकर खुद की जान ले लेता है। नगीसा भी प्रोफेसर की तरह शीशे का टुकड़ा अपने चेहरे के सामने रखती है जिसमें उसे प्रोफेसर का रिफ्लेक्शन दिखता है, लेकिन वो खुद को नहीं मारती। फिल्म के सेट पर क्लाइमेक्स सीन शूट होने के दौरान नगीसा बेहोश हो जाती है और नगीसा यानी कि प्रोफेसर की स्पिरिट होटल में चली जाती है। ये सारी चीजें नगीसा की बेहोशी की हालत में ही होती है। मूवी के एंड में नगीसा पागल खाने में होती है जहां उसे बांधकर रखा जाता है। प्रोफेसर की वाइफ नगीसा से मिलने आती है और वो उसकी बच्चे की गुड़िया और वो ऑरेंज बॉल वहीं छोड़ जाती है। अब वहाँ सिर्फ नगीसा, वो बच्ची और उसका भाई था जो कि नगीसा से कहते हैं टुगेदर फॉरएवर, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, दरअसल मूवी में होता यह है कि प्रोफेसर रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म पर रिसर्च कर रहा था। अक्सर पुनर्जन्म में पिछले जन्म की कुछ ही % मेमोरी रहती है, लेकिन प्रोफेसर अपनी रिसर्च के जरिए 100% पुनर्जन्म करवाना चाहता था। मैं आपको बता दूं कि पुनर्जन्म साइंटिफिकली प्रूव्ड है, क्योंकि हम सभी ने साइंस में पढ़ा है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, और हमारी आत्मा भी एक तरह की एनर्जी ही है। मूवी में प्रोफेसर का एक्सपेरिमेंट ठीक से नहीं हो पाता और उन सभी का रीइंकार्नेशन हो जाता है जिन्हें कि प्रोफेसर ने मारा था, लेकिन ठीक से नहीं होता। इसीलिए सभी का पुनर्जन्म होता तो है, लेकिन वो सभी फिर से मारे जाते हैं। प्रोफेसर का रीइंकार्नेशन नगीसा के रूप में होता है और उसकी बच्ची का किनोशिता के रूप में, और उसके भाई का मात्सुमुरा के रूप में, जिसका उनमें से किसी को पता नहीं होता। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, और अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हॉरर अभी बाकी है।